जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शौकत अली बात कर रहा हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। सिनॉप्सिस एंड थीसिस राइटिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है और इससे पहले हम ये बात आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रंट मैटर जो है थीसिस का, किसी भी थीसिस का, वो कैसे लिखते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया था कि टाइटल पेज क्या होता है, कैसे लिखते हैं, सिग्नेचर पेज, डेडिकेशन पेज, ये हम कैसे लिखते हैं। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है, एक्नॉलेजमेंट्स क्या होती है, किस तरह से हम एक्नॉलेजमेंट्स लिखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, लिस्ट ऑफ टेबल क्या है, लिस्ट ऑफ फिगर्स क्या है, और ये सारी जो लिस्ट्स हैं इनको बनाया कैसे जाता है, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो फ्रंट मैटर के बाद जो आपका थीसिस का जो चैप्टर 1 है उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और उन कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दोज कंपोनेंट्स एंड हाउ डू यू राइट दोज कंपोनेंट्स। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आज डिस्कशन करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन जब आप लिखते हैं तो उसमें आप सबसे पहले जो आपका प्रॉब्लम है जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उसका आप बैकग्राउंड लिखते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि ये जो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं यूनिवर्सिटी में, जो हमारी क्लासेस हुई हैं, वहाँ मैं आपको बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखते हैं, बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, ये जो भी आपका टाइटल है उसका, थीसिस का या सिनॉप्सिस का, उसका हम बैकग्राउंड कैसे लिखते हैं, और नीड फॉर द स्टडी हम किस तरह से उसको हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि स्टडी की नीड क्या है। ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मैं थॉरली डिस्कस कर चुका हूँ कि हम ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव कैसे लिखते हैं और पर्टिकुलरली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि लिमिटेशंस ऑफ द स्टडीज़ क्या होती हैं। याद रखें कि ये आप देख रहे हैं कि ये जो आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर 1 है उसका ये पार्ट है, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, अजम्पशन ऑफ द स्टडी, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन और लिस्ट ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशंस। तो आज इन हम 4 कंपोनेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले हम 3 कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर चुके हैं। तो लिमिटेशन ऑफ द स्टडी जो है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी स्टडी की ये पोटेंशियल वीकनेसेस होती हैं और ऐसी वीकनेसेस जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, उनको हम अपनी स्टडी की लिमिटेशंस में डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये जानना चाहते हैं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एजुकेशन की से एक एग्जांपल देता हूँ कि हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या हम ये स्टडी कर रहे हैं कि फैसलाबाद में जो प्राइवेट स्कूल हैं, पेरेंट्स उन प्राइवेट स्कूल से किस हद तक सेटिस्फाइड हैं। तो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का एक टॉपिक है, यानी हमारा रिसर्च टॉपिक है। अब इसके ऊपर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि फैसलाबाद सिटी के अंदर पेरेंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं प्राइवेट स्कूल से। तो अब ये क्वेश्चन हम पे किया जा सकता है कि भाई हम फैसलाबाद सिटी को क्यों कर रहे हैं, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद को करें, या हम पूरे डिवीज़न को क्यों नहीं करते, या हम पूरे पंजाब को या पाकिस्तान को क्यों नहीं करते, क्योंकि ये तो पूरे पंजाब और पाकिस्तान का मसला है और ज़ाहिर रेलेवेंट है क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो पूरे पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो फिर पैदा होता है कि इन प्राइवेट स्कूल से पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन होता है। तो जब रिसर्चर इस पैटर्न पे सोचता है और अपने आप को लिमिट करने की कोशिश करता है तो वो फिर स्टडी की लिमिटेशन में चली जाती है वो बात। तो ऐसे में फिर आप ये कह सकते हैं जी कि मेरी स्टडी की ये लिमिटेशन है कि मैंने सिर्फ सिटी फैसलाबाद में ये काम करना है। तो लिमिटेशन ऐसे नहीं, सिर्फ इतना लिखना काफ़ी नहीं होता कि मेरी लिमिटेशन है, उसको आपने जस्टिफाई करना होता है कि क्यों आपने इसको लिमिट किया। तो आमतौर पर इसकी जो जस्टिफिकेशन बनती है वो यही बनती है कि अगर आप कोई एकेडमिक रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरह से एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल कोई एमएससी का स्टूडेंट कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसके पास नॉर्मली 1 से 1.5 साल का टाइम होता है मैक्सिमम अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। तो उसने ये देखना होता है कि इस 1-1.5 साल के अंदर
ये इस प्रोजेक्ट की इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको कितना ज़्यादा बढ़ा सकता है, यानी इसके वॉल्यूम को कितना ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो आप उसमें कह सकते हैं कि आपके पास कंस्ट्रेंट है टाइम की, यानी टाइम आपके पास 1 से 1.5 साल है, तो आपने उतनी ही स्टडी करनी है या उतना ही आपने उसका कंपोनेंट करना है जितना आप 1 से 1.5 साल में मुकम्मल कर सकते हैं। एक तो इसकी ये लिमिटेशन हो सकती है। दूसरी लिमिटेशन ये हो सकती है कि आप चूँकि स्टूडेंट हैं तो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उस तरह से नहीं है कि आप पूरे पंजाब को या पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकें। और फिर ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोई टीम हायर कर लेंगे रिसर्चर्स की या डाटा कलेक्टर्स की जो इस डाटा कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए भी जाहिर है आपको टाइम भी चाहिए उनको हायर करने के लिए, ट्रेन करने के लिए और फिर डाटा कलेक्ट करने के लिए। और प्लस ये है कि इसके साथ साथ आपको वसाइल भी चाहिए उनको। ऑब्वियसली आप उनसे पेड सर्विसेज लेंगे तो उनको पे करने के लिए आपके पास वसाइल भी चाहिए। तो इस तरह से आपने उसमें बाकायदा तौर पर आपने मेंशन करना होता है, यानी राइट अप करना होता है ये कि आपकी स्टडी की लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस के बहुत से एंगल हो सकते हैं, जस्ट मैंने आपको एक एंगल बताया है समझाने के लिए कि इस तरह से आपका ये जो पर्टिकुलर एंगल है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ उसकी लिमिटेशन ये हो सकती हैं और हम उसको इस तरह से इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गई लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको बात समझ आ गई होगी कि लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी क्या है, यानी ये एक तरह से आपकी स्टडी की ये एक वीक पॉइंट है। लेकिन इसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, टाइम की कमी है, तो इसलिए आपने अपनी स्टडी को लिमिट कर दिया। तो दैट्स वी कॉल्ड इट लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। तो जितनी भी आपकी लिमिटेशंस होती हैं वो आपने ज़रूर लिखनी होती हैं। आप पूछेंगे कि क्यों लिखनी होती? इसलिए लिखनी होती हैं ताकि जो बंदा भी आपके थीसिस को पढ़ रहा है उसके जहन में ये सारी लिमिटेशन हो और वो जो आपने रिजल्ट्स दिए हैं वो इन लिमिटेशंस की रोशनी में उनको देखे। यानी ये लिमिटेशन जो है आपके रिजल्ट्स के ऊपर डेफिनेटली अफेक्ट करती है ना, इन्फ्लुएंस करती है। तो वो उस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए, रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि लिमिटेशन आपकी बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि जो रीडर है या जो रिसर्चर है आपकी स्टडी को देख रहा है वो आपकी लिमिटेशन के लेंस के अंदर से देखे आपकी स्टडी को। तो ये था लिमिटेशंस। नेक्स्ट ये है अजम्पशन ऑफ द स्टडी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपने पेरेंट से पूछा, 200 पेरेंट्स से आपने पूछ लिया कि आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम द प्राइवेट स्कूल्स। आपके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो क्या आप सेटिस्फाइड है? तो उसमें से जो 70% पेरेंट्स हैं उन्होंने ये कहा कि जी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब रिजल्ट्स आपके आगे, अब आपके जो रिजल्ट हैं, जब आप इन रिजल्ट्स को डिफेंड करने के लिए खड़े हो रहे हैं तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आर यू श्योर कि वो जो 70% पेरेंट्स जिन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं उन्होंने बिल्कुल सच्ची बात की है? क्वेश्चन पैदा हो गया ना, अब सवाल तो आ गया सामने। अच्छा, अब आप क्या कहेंगे? यानी क्या आप 100% यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने सच बात की है? या आप कैसे, अगर आप कहते हैं कि नहीं उन्होंने सच्ची बात नहीं की, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने रिजल्ट्स को खुद ही नल एंड वाइट करार दे दिया कि मेरे रिजल्ट सही नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आपने ये बात कह दी कि मेरे रिजल्ट्स के पेरेंट्स ने सच्ची बात नहीं की, तो आपने अपने रिजल्ट्स को खुद ही आपने नल एंड वाइट कर दिया। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने सच्ची बात की है तो आपके पास इस चीज का क्या प्रूफ है? यानी इसमें मैं आपको ये असल में समझा रहा हूं कि आप 100% यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सच्ची बात की। आप महज अज्यूम कर सकते हैं कि उन्होंने सच्ची बात की है। तो ऐसे बस लिखना काफी नहीं होता कि मैंने अज्यूम कर लिया है कि उन्होंने सच्ची बात की है, बल्कि इस अजम्पशन को जस्टिफाई करना होता है। कैसे जस्टिफाई करना होता है? आप बताएंगे कि आप बताएंगे कि आपने इस डाटे की कॉन्फिडेंशियलिटी को किस तरह से इंश्योर किया।
आपने जो पेरेंट्स की बायसनेस है उसको किस तरह से कंट्रोल किया कि वो सच्ची बात करें, ठीक है। यानी आपने बायसनेस को कैसे कंट्रोल किया, आपने, यही हो सकता है ना, आदमी के अंदर बायसनेस हो सकती है कि वो किसी एक तरफ को झुक जाए, या कोई ऐसा मैटर हो सकता है कि वो समझे कि इससे अगर कोई बात लीक हो गई तो मसला पैदा होगा, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी के इशू के ऊपर वो कोई गलत बात कर सकता है। तो इस तरह से आपने एक तो अज्यूम करना है कि उन्होंने सच्ची बात की है, और फिर आपने एस्टेब्लिश करना है उस अजम्पशन को कि आप क्यों ऐसा अज्यूम करते हैं कि पेरेंट्स ने बात सही की है। तो ये जो सेक्शन है इंट्रोडक्शन के अंदर, इसको हम कहते हैं अजम्पशंस। यानी आपने ये बताना होता है कि आपकी स्टडी की क्या क्या कौन कौन सी अजम्पशंस हैं, और फिर हर अजम्पशंस को आपने एस्टेब्लिश करना होता है, लिखना होता है, बाकायदा राइट अप करना होता है उसको, कि आपने वो जो अजम्पशन है उसको आपने कैसे एस्टेब्लिश किया है, किस तरह से आप कह सकते हैं, क्यों आप कहते हैं, क्यों आप अज्यूम करते हैं कि पेरेंट्स जो है वो सच बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो अजम्पशंस हैं, ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसका ताल्लुक बराह रास्त आपके डाटा के साथ है। और अजम्पशन भी एक ऐसा लेंस है, रीडर जिसके अंदर से जब देखता है तो वो रिजल्ट्स, आपके रिजल्ट्स की जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है उसको फिर वो उसके मुताबिक फिर वो उसको स्केल देता है, ग्रेड देता है। तो इसलिए अजम्पशंस को लिखना भी स्टडी के अंदर ज़रूरी होता है। तो ये था लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, यानी ऑफ द रिसर्च वर्क जो आप कर रहे हैं, और अजम्पशंस ऑफ द रिसर्च वर्क जो आप कर रहे हैं। इसके बाद है लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस। अच्छा, एब्रीविएशन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, और उसमें मैंने फॉर एग्जांपल आपने एक एब्रीविएशन लिखी WTO। तो अब होता यह है कि जब आप एब्रीविएशन लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर शख्स को पता हो कि WTO से क्या मुराद है। तो ये बेसिकली आप रीडर को फैसिलिटेट करने के लिए क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के आखिर में, यानी अजम्पशन के बाद, आप वो एब्रीविएशंस जो आपने अपने थीसिस के अंदर या थीसिस के अंदर जो आपने एब्रीविएशंस यूज़ की हैं, उन एब्रीविएशंस की आप एक लिस्ट यहाँ पे दे देते हैं। ऐसे ही आप हेडिंग बनाते हैं लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, और बनाने के बाद फिर उसके नीचे आप एब्रीविएशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप लिख देंगे GDP, या आप लिख देंगे WTO, और आगे ब्रैकेट और आगे इक्वल डाल के आप लिख देंगे उसका पूरा आप उसको स्पेल कर देंगे। GDP आप लिख देंगे, उसको पूरा आप आगे स्पेल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी एब्रीविएशंस आपने अपने थीसिस के अंदर इस्तेमाल किए हैं, उनकी आप यहाँ एक लिस्ट बना देते हैं। तो इसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस। क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं, एब्रीविएशंस देते क्यों हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर? डॉक्यूमेंट्स के अंदर एब्रीविएशन हम देते हैं डॉक्यूमेंट को स्मार्ट बनाने के लिए। याद रखें, ये जो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स है, इसका हम बहुत ख्याल रखते हैं साइंटिफिक राइटिंग के अंदर। यानी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम लफ्ज़ों में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम एक्सप्रेस करें, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। लेकिन यह है कि इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स के ऊपर कहीं कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ ना हो जाए, मीनिंग्स कंप्रोमाइज़ ना हो जाए, या उसकी क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग कंप्रोमाइज़ ना हो जाए, तो रीडर को फैसिलिटेट करने के लिए हम उसकी एक लिस्ट यहाँ दे देते हैं कि अगर उसको किसी एब्रीविएशन का नहीं पता तो यहाँ से वो कंफर्टेबली आके यहाँ लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन से देख ले कि इसका मतलब क्या है। तो ये तीसरा कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन का जो आज हम पढ़ रहे हैं, और तरतीब के लिहाज से अगर हम देखें तो ये छठा कंपोनेंट है। लास्ट कंपोनेंट है जी लिस्ट ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशंस। अब ऑपरेशनल डेफिनेशंस जो हैं, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें ऐसा है कि एक तो मिसाल के तौर पर प्राइवेट स्कूल की मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि जब आप जिक्र करते हैं प्राइवेट स्कूल्स का, यानी आपने एक ये दो लफ्ज़ हैं प्राइवेट स्कूल, इसका आपने जिक्र किया अपने थीसिस के अंदर। तो अब इस प्राइवेट स्कूल से क्या मुराद है? क्या ये जो लफ्ज़ आपने लिखा है प्राइवेट स्कूल, इससे मुराद वो तमाम प्राइवेट स्कूल्स हैं पाकिस्तान के अंदर? वो प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं जो 1000 रुपया फीस लेते हैं, और वो भी शामिल हैं जो 1 लाख रुपया फीस लेते हैं? क्या सारे इसमें शामिल हैं? तो अगर तो सारे शामिल हैं प्राइवेट स्कूल, तो फिर तो आपको उसको ऑपरेशनल डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है।
यानी यही कॉमन कॉन्सेप्ट है उसका कि जब भी आपने एक लफ्ज़ लिखा प्राइवेट स्कूल तो उसका जो एक मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने वाले ने परसीव कर लिया। लेकिन अगर आप यही लफ्ज़ दे के चाहते हैं कि पढ़ने वाला कोई डिफरेंट इससे मीनिंग परसीव करे तो फिर आपको उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। कैसे? यानी आप चाहते हैं कि जब भी आप प्राइवेट स्कूल लिखें तो इससे ये मुराद समझी जाए कि आप उन प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं जो 2000 रुपए से कम फीसें लेते हैं, यानी जिसकी मंथली फीस 2000 रुपए से कम है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी एक आप डेफिनेशन बनाएंगे, लिखेंगे प्राइवेट स्कूल्स और आगे लिखेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स मीन्स दो स्कूल्स विच फेच चार्जेस, मतलब आगे आप पूरी वो इस तरह से डेफिनेशन बना लेंगे कि लेस देन 2000 रुपीज़। तो इस तरह की जो डेफिनेशंस होती हैं, यानी ये किस मकसद के लिए? क्लैरिटी के लिए, अरे ताकि जो आपका रीडर है उसको वो जब ऑपरेशनल डेफिनेशंस को पढ़ ले तो उसको पता चल जाए कि वे प्राइवेट स्कूल का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है ऑथर ने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, उसका मतलब क्या है। तो इस तरह से आपके पास जितनी भी ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 2 हैं, उन सब की आप एक लिस्ट यहाँ इंट्रोडक्शन के सबसे आखिर में आप, अगर ज़रूरी हो तो, अगर ज़रूरी ना हो तो फिर आप लिस्ट ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन भी नहीं देते, अगर ज़रूरी ना हो तो फिर लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन भी नहीं देते। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दें, बट लिमिटेशंस और अजम्पशन ये देना ज़रूरी है। तो इस तरह से आज के ये 4 कंपोनेंट्स हैं इंट्रोडक्शन के हवाले से। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम थीसिस का रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखते हैं। ये वीडियो जो है, वीडियो लेक्चर, इसको इंशाल्लाह मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर और वहाँ अगर आप इसको देख लें इस पूरे लेक्चर को तो आप अपनी अटेंडेंस ज़रूर वहाँ रजिस्टर करें। कमेंट्स में जाके अपना नाम, एजी नंबर और ख़ास तौर पे अपना डिग्री प्रोग्राम जो है वो इसमें आप ज़रूर लिखें। इसी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये वीडियो चली जाएगी, उसका लिंक वहाँ शेयर हो जाएगा और इसको देखने के बाद आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो वहाँ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि टाइमली वहाँ उसका मैं आपको जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच।